पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हैं। आज जरा बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत को लेके जो फिच ने जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट का आखिर मतलब क्या है और इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान की जो मईशत है उसका ओवरऑल आउटलुक कैसा रहेगा। साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कशीदा सूरत हाल है उसके ऊपर ही बात होगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है, उस एहतजाज का क्या मकसद है, इस एहतजाज से क्या सियासी माहौल मजीद गर्माएगा या फिर ये एक वक्ती एहतजाज जिसको हुकूमत बासानी तौर पर टैकल करने में कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में क्या कुछ हो रहा है, सियासत के मैदान से और क्या नई ताजी खबरें हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम में हमारे से गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन करें सीनियर साहब निगार जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, सबसे पहले एक फाइनली मुस्बत खबर है कि फिच ने पाकिस्तान की जो दर्जाबंदी है उसमें बेहतरी का इशारा दिया और तकरीबन 7 माह बाद पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग वो CCC+ हो चुकी है। एक तासुर ये है, बल्कि इसकी जो बुनियाद बताई भी जा रही है कि IMF के साथ जो पाकिस्तान का नया प्रोग्राम हो रहा है, जो एक तवील मुद्दती प्रोग्राम है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये सारी रेटिंग में इंप्रूवमेंट आई है। इज इट अ गुड साइन या सिर्फ ये एक नंबर है जिसके ऊपर बात की जा रही है? जस्ट अ साइन, गुड साइन बैड साइन। अगर आप उसके पस मंजर में जाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कुछ ऑटोमोशन पे चीज़ें लगी हुई हैं कि अगर ऐसा होता है तो उसके नतीजे में ये फैसिलिटी मिलती है, ये मराहत मिलती है, ये जो सिग्नल पॉजिटिव आता है। सही। जब फिच ने बताया है कि वो जो है CCC 3C पर आ गया, रेटिंग बढ़ गई है, और तो इसका मतलब है कि उनको खुश होना चाहिए। हुकूमत की खुशी के लिए तो यही चीज़ें हैं, और तो हमारे गम के लिए हज़ारों चीज़ें हैं। तो वो नारियल भरे लगा है, लेकिन उसकी मतलब ये है कि जब IMF हमें कर्ज़ देता है तो वो इंडोर्स कर रहा होता है, दुनिया की आलमी इदारों को भी ये बताता होता है कि हमने चेक कर लिया है, इसको कर्ज़ दिया जाए। और उसकी वजह से जो ज़र मुबादला आता है, जो अभी 6 अरब की उम्मीद है कि ये आएगी, या कुछ किस्त आ भी रही हैं, और दूसरे इदारों ने भी कर्ज़ देने शुरू कर दिए हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, उसको भी जो है इन्होंने मिला मिलू के कह दिया कि 10 अरब डॉलर इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, और जो है हमने बेहतरी की है। अगर आप कर्ज़ों की रकम से जो है पेट आप जेब में भरते रहें और करते रहें कि जो है मेरी हालत बेहतर हो गई है। हालत तो बेहतर हुई है कि जितने आपने पिछले दफ़ा कर्ज़े लिए हैं, क्या उससे आपने अपनी बेहतरी के लिए कुछ किया है? ऐसी हालत है कि आज जो है एक औरत छलांग लगाती है गटर में और जो है मर जाती है, खुदकशी कर लेती है। तो इस तरह के अगर आप एक सवाल ये है कि चलें अपेरेंटली चीजें कम से कम एक अच्छी खबर तो आई है गवर्नमेंट के एतबार से, ये तो कहा जा सकता है कि एक कर्ज की सूरत ही सही कहीं ना कहीं मुस्बत इशारा तो मिला है हुकूमत को। एक छोटी सी सोच ही है कि भाई देखे मुझे कर्ज मिल गया, खुदा का शुक्र है, और मैं तो क्योस में फंसा हुआ कम था। से कम इतनी क्रेडिबिलिटी तो हुई कि कर्ज मिला। क्रेडिबिलिटी हुई नहीं है। क्रेडिबिलिटी जब होगी जब आपकी बरामदात बढ़ेंगी, जब आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे, जब आप जो है बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, जब आपकी इंडस्ट्री चलेगी। उस आप सेंसिटिव इंडिकेटर को देख नहीं रहे, आप इन इंडिकेटर को देख रहे हैं जो एक दूसरे से नती है कि उधर की लाइट जलेगी तो ये जलेगा, ये होगा तो ये होगा। इसकी हकीकत क्या है? अगर वो खुश होते हैं और इस पर नाज आए हैं तो होने दें। सही। हमारी तो हालत जो है वो हमें आप मालूम कह है रहे हैं कि ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा, अगर पेरेंटली ग्राउंड पे सूरत हाल अच्छी नहीं है तो ये सूरत हाल ज्यादा देर तक सर्वाइव भी नहीं कर सकती, इसमें इंप्रूवमेंट भी मुश्किल है। बैंक है, हमारे बैंक है, निजी बैंक है, जिन्होंने बेइंतहा कर्जा दिया है हुकूमत को, खरबों डॉलर वो रुपए दे दिए। तो अब उसकी वजह से क्या है, बैंक के रेट बढ़ गए, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। अब वो क्रेडिबिलिटी क्या है? हमारे दिए हुए कर्जे हैं, हुकूमत को से सूद ले लेके वो कर रहे हैं। वो ऐसा मुंजमद कर्ज है जिसमें कोई पैदावारी हैसियत उसकी कुछ नहीं है। उसमें आप क्या करेंगे? कर्ज लेके जो बैंकों को आपने वो किया, उसके शेयर्स बढ़ गए हैं, लोग उस तरफ रुजू होते हैं, लेकिन सब आर्टिफिशियल ही है। ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा, ये गिला आपका। ग्राउंड के पर हमें तो नीचे भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। ग्राउंड होता है ना कि भाई नीचे कुछ उम्मीद है, ऊपर आ जाइए, उसमें कहाँ मनसूबाबंदी, कहाँ है? कितनी आप कह रहे हैं ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है कि जो आप कहें कि इन पैसों से वो प्रोजेक्ट्स लगाए गए हों जो साल 2 साल 5 साल बाद कोई आउटपुट प्रोड्यूस करना शुरू करें? आप ये कह रहे हैं बेसिकली। देखें, जब से 30 साल की बात कर रहे हैं हम, जहाँ से ये जो ना IPP भी शुरू हुई है, सारे फसादात शुरू हुए हैं, तब से अब तक कोई भी ऐसी पॉजिटिव जो है ग्रोथ नहीं हुई है कि काला बाग डैम तो जो है हमारी सियासत की नज़र हो गया। अगर हमने पे ये बहस करते रहे, जो कोयला है वो उस पर बहस करते रहे कि नहीं इसमें शरह इतनी है पानी की, ये तो इस्तेमाल नहीं हो सकता,
और ये तो बहुत बुरा है। अब उसके ख्वाब जो है हम सोने के खाने में भी देख रहे हैं, हीरे निकलने के भी इम्कानात नजर आ रहे हैं। सही। तो भाई क्या कर रहे हो? अगर ऐसा था तो तुमने क्यों नहीं किया? ये गफलत यू है, मीन कि मुर्जमाना आज है। अगर गवर्नमेंट क्या ये तुमसे देख रही है जवाब कि न कहीं तलब किया पॉजिटिविटी जाए है तो लॉन्ग कि टर्म 30 प्लान दे? साल तक तुम इसी जमीन, यही जमीन और यही आसमान, इस दौरान इसमें ऐसी ऐसी नेमती है, तुम्हें तौफीक नहीं हुई कि इस कोयले को इस्तेमाल किया जाए। आज जब सर पे पड़ी है तो तुम एक नया ख्वाब दिखा रहे हो। चले, कल ये तुम ये फिर कोई पॉइंट आ जो जाएंगे। जैसे पॉइंट टेकन, लेकिन अभी एक और मसला इस वक्त चल रहा है। एक जाने हम देख रहे हैं कि जो आदाद शुमार है उसमें बेहतरी आ रही है, दूसरी जाने एक सवाल यह है कि अभी एक बहुत बड़ा बहरान जो सर उठा चुका है वो आईपीपीस का है। आज आप जिस शख्स से मिले पाकिस्तान में, पाकिस्तान के खाक किसी भी हिस्से में रहता हो, एक ही गिला है कि जो बिजली के जो बिल हैं वो बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट इस वक्त जब हम बात करें, हमारे स्टूडियोज में शायद कोई ऐसा शख्स ना हो जो इस बात को की तायद ना करे कि जो बिजली के बिल हैं वो इंतहाई ज्यादा हो चुके हैं। सर एक बात समझाएं मुझे कि जो आईपीपीस वाला जो बहरान है, एक जानिब कहा जाता है कि 2055 तक ये मुआहदे हैं, इस पर कुछ हो नहीं सकता, दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि नहीं, इसके ऊपर नजरसानी की जा रही है और फिर दिलासे दिए जाते हैं। डू यू थिंक कि कुछ हो जाएगा, वर्केबल है इस पे? देखिए अलमिया देखें, भयानक अलमिया देखें आप, कि ये आईपीपीस कह रहे हैं कि हमें आज की खबर है, ये आज की खबर है, ये कहते हैं आईपीपीस को हम टच नहीं कर सकते जी। इररिसीवेबल, ठीक है ना, इररिकवरेबल, कोई चीज नहीं हो सकती। इसकी वजह ये है कि आलमी अदालतों में पहुंच जाएंगे। ये 200 अगर आईपीपीस है ना, सिर्फ 7% बैरून मुल्की है, जिसमें चीन भी शामिल है, सब लोकल लोग हैं, ये आलमी अदालतों में जाएंगे। इन्होंने यहां से कमाया, इसका तो सामना करवाएं इनको बुलाएं। एक आप जो सियासी लोगों को बुला बुला के आप परेशान रखते हैं और जमहूरियत का नाम लेते हैं, जमहूरियत के दावेदार हैं, आप उनको पकड़ें, उनको भी मारे पीटे, जो कुछ भी एक दूसरे के साथ आप करते रहे, जारी रखें। लेकिन जो कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने लूटा है, ऐसे तरीका, कौन इसका तायुन करेगा? क्योंकि आमतौर पर जो कहा जाता है जो आईपीपीस के जो मुआहदे हुए हैं वो बेनजीर साहिबा के दौर से शुरू हुए, पीपल्स पार्टी के दौर से शुरू हुए, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में बहुत बड़े पैमाने पे आईपीपीस का कयाम हुआ, क्योंकि अवाम को कहना था कि बिजली देनी है। अब इसका किस तरह से तदारुक होगा, ये कैसे इसको रेक्टिफाई किया जाएगा? रेक्टिफाई करने वाली सबसे पहली बात होती है रेक्टिफाई के पहले कसद किया जा सकता है, फिर मकसद बनता है। यहाँ तो इरादा ही नहीं किया, इनकी तो नियत ही नहीं है, ये तो ऐलान कर रहे हैं कि इसको तो हम आरती नहीं लगा सकते हैं, ये तो बेटम बम है, ये तो बहुत ताकतवर तबके के मफादात हैं, इस तक कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ, हमारी 25-30 हजार रुपए की जो है वो रोटी पे तक पहुंच सकते हैं, बिजली हमसे वसूल कर रहे हैं 25,000-30,000 रुपए तनख्वाह और बिल 45,000 रुपए का। लोग खुदकशी कर रहे हैं तो कह रहे हैं उसको बीमार थी वो औरत, टेक्निकली उसके बीमार थी, मर गई, का आप कह रहे हैं पूरी कौन बीमार हो गई, सब मर जाए। एक और मैं अभी देख रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की मीशत को लेके एक और इदारे की रिपोर्ट है कि जो इस वक्त शरह सूद है तकरीबन 5-6% तक कम किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में आज सर ये भी तो एक अच्छा साइन है। आप अगर इसको भी देखें तो अच्छा साइन है। अच्छा, अब सुन लीजिए, अभी आज स्टेट बैंक की इजलास है, उसके अंदर शरह सूद का ऐलान होगा और जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है 1% या आधा फीसद, आप 6% के ख्वाब दिखा रहे हैं कि ऐसा साल के आखिर तक अगर 6% की बात की जाए, मैं कह रहा हूं 3% भी कम हुआ तो एक बड़ा कट तो है ना। एक बात ये है कि अगर इस शरह सूद का फायदा क्या होता है कि जो है वो मीशत स्लो डाउन हो जाती है, नहीं महंगाई कम होती है ना। जब आप कर्ज देने की सूरत हाल है, महंगाई कम तो हो रही है, आप जो पहिया जब चलता है, इंडस्ट्री का पहिया चलता है, उसको सस्ते कर्ज मिलते हैं, जमीन वालों को, जमींदारों को कर्ज मिलते हैं, तो पहिया चलता है ना मईशत का। अब आप ये वो 22% की परवास कर रखी है, 8% पड़ोस में है, आपके पास 22% है। आप क्या है, जीरा जिसे कहते हैं ना, जीरा जो है आप मुंह में रख रहे हैं ऊंट के, और आप खुश भी हैं कि देखें हमने तो इतनी तरक्की कर ली कि हम तो शरह सूद भी कम करने वाले हैं, और हमेशा वादे ये करते हैं कि आगे की दिखाते हैं, और आज इनके पास कुछ नहीं होता। आगे भी क्या कह सकते हैं कि इनके पास कुछ हो सकेगा और ये हमको इतना बड़ा जो है वो दे सकेंगे, मार्जिन दे सकेंगे। मैं कह रहा हूं अभी जो सूरत हाल है, सियासी बहरान भी है, एक तरफ आईनी बहरान भी है, इस वक्त बड़े पैमाने पर सवाल भी हो रहा है कि जो रिजर्व सीट्स हैं, दीगर मामला हैं, आगे चल प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की मीशत की अगर मैं आपको एक ऐसा आउटलुक बयान करने का कहूं एक आम आदमी की नजर से, तो आपको क्या लग रहा है कि चीजें बेहतर हो रही हैं या सिर्फ से बिगाड़ हो रहा है?
ये जो बुनियाद होती है ना, बुनियाद जो रखी जाती है वो फैसला करती है कि इमारत कितनी मजबूत होगी। ये इन्होंने बुनियाद रखी है आके। एक तो ये है कि ये इनकी हैसियत मुबहम है, समझे आप। आज ये मैंने एक बात कही है कि ये जो सन 47 है ना, सन 47 जब हम आज़ाद हुए थे, आज जो है फॉर्म 47 की वजह से हमारी गुर्बत वहां पहुंचती हुई नजर आ रही है। सन 47 में भी ऐसे नहीं होगा। लोग लुट पिट के आए थे, उनके पास एक उम्मीद थी, एक जो है जोश और जज्बा था, और उनको यह भी नहीं मालूम था कि ये जो है वो हमारा लुटेरों से वास्ता पड़ेगा। वो तो तरक्की कर गए। अभी हमें तो सामने नजर आ रहे हैं लूटने वाले, हमारे डाकू नजर हमें मालूम है, हमारे लूटने वाले मालूम है, हमारे सियासतकार मालूम है। हम जहां जहां देखें वो खड़े हुए हैं, और आप कहते हैं कि वो यूं हो जाएगा। फर्क है, जो चीज जिसको बदलना है, चीज को जिसकी जिम्मेदारी है, जो इख्तिदार में है, जो हुकूमत में है, वो कहानी किस्से पे चल रहा है। अरे इकदाम कहां नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे आपको शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के, उनकी काबिना के? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के इकदाम ये नजर आ रहे हैं कि वो बहुत अच्छी तरह जो है फुलझड़ी छोड़ते, और वो फुलझड़ी थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाती है। वो जो कहते हैं ना कि उनके कंट्रोल में नहीं है चीजें। कंट्रोल में तो वो खुद भी किसी के नहीं है, या है, ये भी तो एक सवाल है ना। ये भी पूछ लें आप कि कंट्रोल में है वो किसी की। जब कंट्रोल में कैसे, जब बुनियादी जो एक जिस ऊंट पे खड़े हुए हैं वो लरज रही है, तो वो उन पर कोई कंट्रोल क्या करेगा? और वो खुद कैसे कंट्रोल में रह सकते हैं? चीजों को अपनी संत में रखें, दुरुस्त करें, मजबूत करें, फिर कंट्रोल की बात। ठीक हो गया जब मुझे प्रोग्राम में ब्रेक लेने का कहा जाए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे जरा बात करेंगे। जमात इस्लामी का इस वक्त एहतजाज जारी है, धरना जारी है इस्लामाबाद में। इस एहतजाज की सूरत हाल क्या है? इस एहतजाज के बाद जो आगे के मामलात हैं वो क्या होंगे? हुकूमत की जानिब से एक जानिब तो ये कहा जा रहा है कि वो बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन जो जमात इस्लामी का मुतालबा है शायद उसको लेके हुकूमत में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात के साथ हुकूमती मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक का था जरूरत है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। इस एहतजाज की राह में फिलहाल तो यह कहा जा सकता है कोई इतनी बड़ी रुकावट नहीं है, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो सूरत हाल थी वो काफी हद तक कशीदा थी। एहतजाज करने वाले शुरका को जिस मुकाम पर पहुंचना था उस मुकाम पे पहुंचने में काफी सारी दुश्वारियां थी, रुकावटें थी, और इस दौरान बहुत बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां भी हुई। जो खुद जमात इस्लामी की जो अमीर है हाफिज नईम उर रहमान साहब, उनके मुताबिक बहुत बड़े पैमाने पे उनके लोगों को, उनके कारकुनान को, उनकी क़यादत को गिरफ्तार किया गया। जमात इस्लामी का ये धरना इस्लामाबाद में क्या कर रहा है, मकासद क्या है, मंशूर क्या है, और क्या इस वक्त जो हुकूमत की दावत जो अपेरेंटली नजर आ रही है, हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात की दावत भी देती है, मुज़ाकरात के लिए तैयार भी है, तो दूसरी जानिब शायद कहीं ना कहीं रिलक्टेंट भी है कि ये मुज़ाकरात उतने आसान होंगे नहीं। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। जहांगीर साहब जरा ये बताएं, जो जमात इस्लामी इस वक्त इस्लामाबाद में है, इस धरने का साइज क्या है, कितने लोग हैं? हाफिज नईम उर रहमान साहब एक बड़ी बात कह चुके हैं कि अगर जल्द इसके ऊपर कोई फैसला ना हुआ तो ये धरना बहुत सारे छोटे धरनों में तकसीम हो जाएगा और ये मुल्क गिर एहतजाज में तब्दील। 1000 धरने की बात की उन्होंने। ये कितना सीवियर होता जा रहा है ये बता दें जरा। ये देखें आप, जो गिवन सिचुएशन है इसमें बड़ी हैरत की बात है। जिनके पास इख्तिदार है वो बहरान में, इंतशार में, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, और जो इख्तिदार में नहीं, जिसके एक एक दो दो सीट मिली हुई है, अब वो जो आके इतनी जोरदार उन्होंने बात की है कि पीटीआई से ज्यादा उस पर तवज्जो दे रही है कि यही घर ना कर ले जी। ये जो ना जो घेरा तंग कर रही है जी। अब इसमें है कि एक कमेटी बना दी गई है। अब उनको पॉलिटिकल जो है जो चीजें हैं वो प्रोसेस भी दिखाना है हुकूमत को
इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप तो पुरअमन है, हम आपके साथ बैठते हैं, और जो है वो एक कमेटी अदालतों का भी एक प्रेशर आपको लग रहा है इस वजह से? अदालतों में भी जब कार्रवाई हुई उसका भी एक प्रेशर है हुकूमत के ऊपर, क्योंकि बहरहाल एक सियासी जमात है, बड़ी सियासी जमात है जमात इस्लामी। इस बात का नाम है आज की सियासत। असल सियासत की तारीफ ये नहीं है, आज की सियासत ये है कि डिले टैक्टिक्स, इशू को नॉन इशू बनाना, नॉन इशू को इशू बनाना। सही। अब ये इशू है तो इसको नॉन इशू बनाने के हम तो जमहूरी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो बातें कर रहे हैं। यहाँ भी पीपल्स पार्टी के दौर में अभी जो सूबाई असेंबली के इलेक्शन में थे और उसकी बात थी लोकल गवर्नमेंट, इन्होंने असेंबली के सामने धरना दिया और धरने में वो बैठे रहे जी, और उन्होंने क्या कर लिया, कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन मसला ये हुआ कि जब वो लोकल गवर्नमेंट के वो आए, इलेक्शन आए, तो हैरत अंगेज जमात इस्लामी को कामयाबी हुई। लोग देखते हैं, चीजें देखते हैं अकेले। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे ये जमात इस्लामी ने ये आईपीपीज वाली बात करना शुरू की, महंगाई के ऊपर बात करना शुरू की, बिजली के ऊपर बात की, सडनली हमने देखा कि इनके पाकिस्तान भी मुतहरिक हुई और जो आवाज पहले नहीं उठ रही थी अब हुकूमत के अंदर से आवाज उठ रही है और खुद एमक्यूएम पाकिस्तान इसको लेकर आवाज उठा रही है। एक तो अफसोस ये है कि आवाज ही उठा सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं। सब आवाज उठा रहे हैं, ये आवाज उठा रहे हैं, सभी आवाज उठा रहे हैं। भाई ये है कि इनके पास प्लान हो गया। अब ये एमक्यूएम है, बड़ी अच्छी बात कर रही है कि इतनी यूनिवर्सिटीज लग जाएंगी। भाई यूनिवर्सिटीज तो ये कौम की बका के लिए होती है, इसका ताल्लुक सियासत से तो होता भी नहीं है। तो ये सब मिलकर यूनिवर्सिटीज से अब तक क्यों नहीं बनी? वो कोई काम तो करो ना। इसने एक हंगामा मचा रखा है, हिल के रह गई है गवर्नमेंट। अब ये कह रही है कि जमात इस्लामी पर तो इल्जाम भी नहीं है कि इसने गमला तोड़ा। यार जो है 9/11 ये वो 9 में जो है वो कर सकते हैं, ये कोई ऐसा कुछ हो सकता है, वो भी इल्जाम नहीं है। अब जो उसकी जो चीजें हैं 10 मुतालबे रखे उन्होंने, 10 मुतालबे रखे, 3 सबसे बड़े आईपीपीज के हॉल नाक जो है दोज़ख का कोई गोशा है जो पैदा कर दिया गया पाकिस्तान में, उसको उसमें ऊपर आज बयान भी आ गया। दिलेरी आप देखें, अभी हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि ये आईपीपीज को हम नहीं कर सकते, ये तो आलमी अदालतों में चल जाएंगे, हमें तो डॉलर्स में देने पड़ेंगे। सही। डॉलर्स में कितने बने हैं यार, कितने बार चले गए, इसकी फिक्र नहीं है। अरे इलेक्ट्रिसिटी भी इसी का नतीजा है, समझे, एसोसिएट करती है ना, लिंक करती है ना, कि अगर आईपीपीएस की सूरत हाल ये नहीं होती तो ये बिजली की सूरत हाल ये नहीं होती। बिजली तो आप जो है आसमानी बिजली तबाही बर्बादी की अलामत बन गई। गवर्नमेंट के पास एक रास्ता ये हो सकता है मुमकिन तौर पर, अगर मैं मफरूजे की बात करूं, आमतौर पर गवर्नमेंट इस तरह का काम नहीं करती, लेकिन जमात इस्लामी में एक मुतालबा ये भी है कि जो आईपीपीएस के जो मुआहदे हुए हैं, इन मुआहदों को पब्लिक किया जाए। आपको लगता है गवर्नमेंट इस तरह का कुछ कर सकती है? पब्लिक से क्या ताल्लुक है भाई? मुआहदे सामने ले आए, पता चले भाई किसने मुआहदे किए। एक बात बता दे, मैं मान जाऊंगा ये गवर्नमेंट है, इत्तेहादी है, सारी गवर्नमेंट में, इसमें कौन सी चीज इन्होंने ऐसे पब्लिक कर दी है जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि ये फिक्रमंद है। और इन्होंने और पब्लिक में अपने खिलाफ भी रिपोर्ट आनी चाहिए। कोई आई आपको नजर आई? पब्लिक कर रहे हैं, एक मासूमाना सी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पावर पूरी पाकिस्तानी कौम अपेरेंटली अगर मैं एक मफरूजे के ऊपर बात करूं, अगर नून लीग की हुकूमत है, नून लीग की गवर्नमेंट है, नून लीग ने इस तरह के मुआहदे नहीं किए हैं, मैं समझूं ये बात, वैसे तो हम सब जानते हैं कि आखिर मामला किसने किस तरीके से किए हैं। अगर नून लीग इसमें मुलव्वस नहीं है तो नून लीग को तो सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ हम इन मुआहदों को पब्लिक करने के लिए तैयार है, और ये तो ट्रांसपेरेंसी का इख्तियार है। नून लीग के जो है लोग शामिल किस तरह है, आप मियां मंशा का रिकॉर्ड आप देखें, जिन्होंने ये कंपनियां हैं, मैंने नाम लेके उसको बता दें, इनकार कर दें, तरदीद कर दें कि उनका ताल्लुक कहाँ से है। भाई ये सारे हैं, ये सारे एसोसिएट होते हैं, इनके शाखसाने मिले होते हैं। आप कह रहे हैं इनका ताल्लुक नहीं है, इनके चेहरे भी नजर नहीं आते किस पार्टी के हैं। लेकिन ये अगर इनके पीछे पार्टियां ना खड़ी होती तो ये सूरत हाल होती। कौन इनको मुआहदा कौन करा रहा है? और ये आज क्यों कह रहे हैं ये कि मुआहदों को ओपन नहीं किया जाना चाहिए, इसको चले आपने नहीं कर सकते, हमें मुआहदे पढ़ा तो हमारे बुनियादी हुकूक में शामिल है। जाकिर साहब एक सवाल तो ये ना, क्या मैं गौहर एजाज साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो साबिक निगरान हुकूमत में वजीर भी थे, वो भी कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये आईपीपीज वाला मामला है इसको सुप्रीम कोर्ट से हल करवाएंगे, क्योंकि हुकूमत शायद उस अंदाज संजीदा नजर नहीं आ रही।
वंस ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जाता है तो फिर ये मुआहदे भी सामने लाने पड़ेंगे, फिर इन आईपीपी से भी सवाल होगा और फिर एक अलग बहस चलेगी। तो अल्लाह इसको करे कैसे कि रोका भाई जाएगा? कोई सूरत हाल पैदा हो जाए, उम्मीद है, यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अच्छा हो जाए। लेकिन इतने इश्यूज हैं। अभी देखें कि अब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की एक सैंक्टिटी होती है और उसको पामाल करने की कभी ये पार्टी करती है, कभी ये पार्टी करती है। कर लिए होंगे, इस अदलिया ने बहुत सारे जो है ना जुडिशियल मर्डर किए हैं, उसके रिकॉर्ड पे तारीख का हिस्सा है। अब आप उससे चिमटे रहते हो, कहते हैं आगे देखो। अगर आगे देखो तो अब सूरत हाल पैदा करने के लिए उसको स्ट्रेंथ तो होने दें, उसके फैसलों को ऑन तो करें। जबानी करते हैं। आज जो ना ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हमारे चीफ जस्टिस के खिलाफ ये जबान इस्तेमाल की गई है, ये बिल्कुल है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। कल तक खुद इससे ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल हो रहे थे, नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन बात वहीं जा रही थी। सही। भाई आप अभी ये खेल छोड़े, आप ये सब खोले। एक लीडर होना चाहिए, एक ऐसा बहुत बड़े बड़े लीडर पैदा हुए, वो लीडरों ने कभी भी मुफाद के पर ना अपने दूसरा मुतालबा आ जाता है ना। दूसरा मुतालबा मैं सुन रहा था जमात इस्लामी जाने से, ये कि जो टैक्सेस का बोझ डाला गया, खासतौर पे जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस का बोझ डाला गया है, उसको भी कम करने की बात की जा रही है। और ये एक लिहाज से बड़ी डिमांड भी आवाम की, क्योंकि आप जब इतना बड़ा टैक्स का बोझ डाल देंगे तो लोग टैक्स नेट में आने से कतराएंगे, लोग फिर चोर रास्ता इख्तियार करेंगे। बेहतर है कि आप अगर एक ऐसा अभी टैक्स आए नहीं है। अभी जो डीलिंग है, आप अंडरग्राउंड डीलिंग देखें, आउट ऑफ बैंक हो रही है, बैंक में जा ही नहीं रही चीजें। खरीदो फरोख्त जो है नकदी पे हो रही है। नकदी सोना में तब्दील होगा, सोना डिपॉजिट हो जाएगा, उसको इंश्योर्ड करा लेंगे, कहीं नहीं पड़ा होगा, कोई हिसाब में नहीं होगा। क्या नतीजा क्या लग रहा है इस पूरी अगर मैं एक्टिविटी की बात करूं, ये जो इस वक्त जमात इस्लामी इस्लामाबाद में, क्या इसका आउटकम क्या नजर आ रहा है जंग साहब? भाई देखें, डूबते को तिनके का सहारा कहते हैं ना। अगर ये चीख रहे हैं, पुकार हो रहे हैं, कोई उम्मीद हो रही है, इनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ दिखाने के लिए कोई सामान हो जाए, इनको ये भी तो दिखाना है कि जमहूरियत की है, और जमहूरियत में जो है मुतालबे होते हैं और पुरअमन मुतालबे होते हैं, तो हमें मानना पड़ते हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ है कि आप जो चीज़ जो जहाँ से खून निकलता है वहीं से निकाला जाता है, और हमारा खून जो है गरीब की रगों से निकाला जा रहा है। क्योंकि ये बहुत आसान है। सैलरीड पर्सन क्या होता है, बाउंड होता है, इधर उधर भाग भी नहीं सकता, उसका एक गोशवारा होता है, वो पहले से ही सालाना कट रहा होता है, और आखिर में जाके ये बता देते हैं कि भाई इसने इतना कमाया। अब आप ये देखें, कितनी चालाकी देखें आप ये। उन्होंने कहा 6 लाख रुपए तक जो है ना हमारे एग्जाम्पशन, बेसिक स्टेटरी जो है वो एग्जाम्पशन है। आपने बता दिया ये बात। अगर आपने कहा कि अगर इससे इतना हुआ तो हम इतने 1200 बढ़ा देंगे, अभी उसका स्लैब बदल जाएगा। उस स्लैब बदलते ही जो है वो जो उन्होंने छूट देनी थी ना 1200 की, उसमें 2500 पड़ जाएगा। सही है। आप मजे की बात है, आप किसको बना रहे हैं? एक तो जाहिल रखा आपने लोगों को, और जहालत की उनसे खेल के फायदा उठाते हैं। इसका लास्ट रिजल्ट क्या, ये धरना आखिर जाके डिस्पर्स हो जाएगा? अब आप जमात इस्लामी के कल्चर से भी वाकिफ हैं, सियासत को बड़ी गहरी निगाह से देखा है आपने जमात इस्लामी को। मुझे ये समझाएं कि क्या डिस्पर्स हो जाएंगे हाफिज रहमान साहब, क्या स्टेप बैक कर लेंगे, या मजीद इसमें शिद्दत इख्तियार की जाएगी? अदरवाइज एक मरहला यह भी आएगा कि एक फेस सेविंग जमात इस्लामी को लेनी पड़े, क्योंकि हुकूमत आपको पता स्ट्रांग होती है। भाई ये देखें कि बहुत सारी क़ुव्वतें हैं, सियासी क़ुव्वतें हैं, ये जमात इस्लामी करीब आएंगी, कहीं ना कहीं कोई चीज़ फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी बात ये समझे ना कि भाई सारी चीज़ें हैं, अल्लाह का हुक्म जो है आप सही करें, सही कभी नाकाम नहीं होती, कोशिश करें आप। अब ऐसे गोरख धंधे में, चौपट राज में इम्कानात क्या जाएंगे सब कुछ तब्दीली के? आप चले, मैं अगर 3 बड़े मुतालबात की बात करूं, ये तो कहते हैं इलेक्शन नहीं कराओ, 47 फॉर्म के मुताबिक जो है फैसले कराओ। यही मैं ऐसे ही दरवा रहा हूं। जो 3 मुतालबात हैं कि फॉर्म 45 को तस्लीम किया जाए, आईपीपीज मुआहिदों के ऊपर नजरसानी की जाए, बिजली के नर्ख को कम किया जाए, सैलरीड तबके के ऊपर और मजमूई तौर पे जो टैक्सेस का बोझ लगाया जा रहा है उसको रिवाइज किया। 3 बड़े आम मुतालबात हैं। आपको लगता है इन तीनों में से जमात इस्लामी कुछ भी लेके इधर से निकल सकती है, कुछ पॉजिटिव होगा? मसला ये है कि ये जो सजाया गया, संघासन सजाया गया,
ये इक़्तिदार का की जो है एक संगासन है, ये इक़्तिदार इतनी तकलीफ़ें, ये एक सेटअप दिया गया, वो ऐसे ही स्पेश हो जाएगा। कुछ सोच कर समझ के आगे बढ़ने के लिए दिया ना, चीज़ें दिया, लेकिन इतनी उसके अंदर इतनी बेतरतीबी है, इंतशार है कि वो जो सेटअप है वो चलने वाला नज़र नहीं आ रहा। भाई आपको देखते हैं कि हुकूमत को आप थ्रेट है इस पूरे देखिए, धरने से। इस्लाम में सबसे बड़ी बात की है कि किसी को भूखा ना रहने दो, ईमान निकल जाता है। जहांगीर साहब, इस धरने से यकीन हुकूमत को निकल किसी जाता है तौर इंसान पे का। कोई खतरा है? किससे? इस धरने से हुकूमत की पोजीशन को किसी तौर पे खतरा है? नहीं, रीसेटलमेंट कुछ हो सकता है, वैसा खतरा नहीं है, जो वैसा हालात खतरा ऐसे नहीं है। जैसे आप कहें, खुल के आप बोले, अगर बोलना चाहेंगे। मैं कहूं कि अगर ये धरना इतना बड़ा हो जाए, माशाल्लाह खतरा तो नहीं है। माशाल्लाह की बात मैं कह रहा हूं, ये धरना इतना बड़ा हो जाए कि हुकूमत के काबू से बाहर हो जाए और फिर ये मुल्क गिर फैल जाए। भाई इस तरह की कोई सूरत हाल आपको नजर आ रही है? एक सूरत हाल है कि जो बेचारे आवाज नहीं निकल पा रहे थे, जो अपने उसमें थे, उसमें उनकी हिम्मत होगी। जब जैसे जैसे इनको कामयाबी होगी, वो भी अपना कांधा इनके साथ मिलाएंगे। और नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं आप? तहरीक इंसाफ ने तो एक बड़ी अजीब सी बात की, बहरहाल उनकी समझ के मुताबिक होगी कि जो धरना था उनका, वो उन्होंने रिवर्स कर लिया, वापस ले लिया, मुलतवी कर लिया। इसका मतलब है इस प्रेशर का फायदा कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। सही। और कहीं ना कहीं रीसेटलमेंट, जिसको सेटलमेंट ही कहेंगे, वो होने के इम्कानात हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुज़ाकरात होने का इम्कान वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं कि भाई ये नहीं चलेगा, ये प्रेशर बता रहा है लोग, बहरहाल ये कहा जाए गवर्नमेंट कुछ हद तक कमजोर होगी, लेकिन गवर्नमेंट इस धरने से इतना परेशान नहीं होगी। नहीं, धरने से परेशान नहीं है। मसला ये है कि ये जब ये नहीं चलेगा तो हम अवाम तो बेबस हैं, ठीक है, हम तो भूख के मारे हैं। हम क्या कर सकेंगे? कितनी देर हम जो है, पेट में रोटी नहीं होगी तो हम क्या एहतजाज कर सकेंगे? ठीक हो गया जहांगीर साहब, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक का जब लौटेंगे जरा बात करेंगे जो रिजर्व सीट वाला मामला है, क्योंकि अब बिलाकर तहरीक इंसाफ की जानिब से नाम दे दिए गए हैं और जो रिजर्व सीट के कैंडिडेट उनके हवाले से जो सूरत हाल है वो तरतीब पा रही है, उसके ऊपर बात करते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा बात करते हैं जो रिजर्व सीट्स का मामला था। एक जानिब रिजर्व सीट्स का मामला एक कैसा मामला है, इसके बाद हुकूमत के जो पूरी जो स्ट्रैटेजी वो तरतीब आ रही है, नई स्ट्रैटेजी सामने आ रही है। हुकूमत एक जानिब एक पार्टी को कलदम करार देने की बात भी कर रही थी, दूसरी जानिब उसके ऊपर बात कही गई कि उनके जो लीडरान हैं उनके ऊपर किसी तौर पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। बिल आके सदर पाकिस्तान ने भी यह फैसला किया कि इस पूरे इशू को पार्लियामान में लाया जाए और पार्लियामान में इसके ऊपर बहस हो कि आखिर इस पूरी सूरत हाल के बाद क्या होना चाहिए और क्या नहीं। जैसे ये इशू पार्लियामान में जाएगा, यकीनी तौर पे इसके मजीद डायनामिक्स होंगे, मजीद इसके ऊपर बात होगी और बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से कहीं ना कहीं अपना मौकफ रखेगी और वो भी इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा। साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि तहरीक इंसाफ जो कि जिससे काफी अरसे से एक्सपेक्टेशंस थी कि रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, अब उन्होंने अपने उम्मीदवारों का अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंसमेंट क्या ये काफी होगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन आज भी रिलक्टेंट नजर आता है। इलेक्शन कमीशन आज भी ये मुतालबा कर रहा है कि तहरीक इंसाफ वो इलेक्शंस कराए जो इलेक्शन कमीशन को भी काबिल कबूल हो। जब तक वो नहीं होते तब तक वो किसी चेयरमैन को और किसी पार्टी को उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का इस हवाले से भी रद्द अमल सामने आया है, वो क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। जहांगीर साहब, ये जो रिजर्व सीट्स वाला मैटर है, पार्लियामान में भी इस पे बहस होने जा रही है इसी की वजह से कि इस पार्टी को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, फिर ये रिजर्व सीट्स आखिर इसका भी कोई नतीजा निकलेगा या ये फिर आप जो कह रहे हैं इशू को नॉन इशू बनाया जाए? ये तो सारी हमारी बहस होती रही है कि जो है ये रिजर्व सीट किसी को क्यों मिल रही है और क्या हो रहा है। अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बाकी है कि जो उन्होंने नज़रसानी के लिए डाला है तो उसके भी कुछ नताज आएंगे। अगर वो रिपीटेडली वही आते हैं, जो कि एक मिसाल होती है दुनिया में
कि जो अपील सुनते हैं और जो फैसला देते हैं वही फैसला कायम रहता है 98% का। सही है। तो इसलिए उससे तो उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। अब इन्होंने ये कहा कि मुझे एक जो टिप जो समझ में आती है, वो सही या गलत तो तज्ज़िये में नहीं बताया जा सकता, लेकिन निशानदेही ज़रूर की जा सकती है कि पीटीआई को जो सीटें मिली हैं उसके अंदर भी एक मसला है। अब वो मसला सामने उभर के आया है, वो ये आया है कि वहाँ भी उस सीट के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब वो उनसे फैसला हो नहीं पा रहा। आज दे दिया तहरीक इंसाफ में वही सारे मैं वही मामले चीज़- को फाइनल कर दिया। आज जो मामले को फाइनल किया कि जो शोधा हैं, जो शोधा हैं, उनकी शोधा पे वो सीटें बटेंगी। सही है। उसमें ये हुआ कि जो उससे बिल्कुल एक फ़र्क पड़ा कि जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानी को जो है वो किया जाएगा, तोला जाएगा, नापा जाएगा और उसके मुताबिक उनको सीट दी जाएगी। ये बात है। लेकिन अब ये है कि लोगों को ज़्यादा उम्मीदें और ज़्यादा जमहूरी अंदाज़ नज़र आ रहा है कि गरीबों को जो गए उनको जो है इक़्तिदार में लाया जाए। अब ये एक अच्छी, जिसे सियासी बसीरत कह लें या चाल कह लें, नहीं तो अब ये एक अच्छी मूव है जिसकी वजह से ये सूरत हाल। अब इसमें एक नई चीज़ आ सकती है, नहीं कि जो शोधा है जो जिनको ये सीट देंगे तो वो कहेंगे कि वो शोधा जो वो चीज़ें जो मुतासिर हुए फरवरी 9 में उनका कौन ख्याल रखेगा? सही। उनको सजा होनी चाहिए, उनको जजा होनी चाहिए। ये इशू आ सकता है। ये इशू है। लेकिन अगला अगर ये कहूं कि गवर्नमेंट का बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन का किरदार भी हमारे सामने, आपको लगता है रिजर्व सीट वाला मसला हल हो जाएगा? क्योंकि एक जानिब नजरसानी की दरख्वास्त हुकूमत डाल चुकी है। भाई देखें, बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन तज्जिए में ये गुंजाइश रहती है कि उसमें मुख्तलिफ पहलू उजागर किए जाएँ। जो अब इलेक्शन कमीशन का ये रोल था वो उसको तो अगर सुप्रीम कोर्ट का हक है ये कि वो ये बताए कि कानून और आइन के मुताबिक कौन दुरुस्त है। सही। उन्होंने तो नल एंड वाइट करार दे दिया उसके फैसलों को। उन्होंने कहा कि ये तो फैसले दुरुस्त नहीं है और फैसले दुरुस्त ये है कि इस तरह किया जाए। अब वो जो है उसमें जब वो जा रहे हैं नज़रसानी की पिटीशन में जा रहे हैं वो, तो उसके अंदर वो ये चीज़ें रखेंगे कि आपने ये किया, आइन के ख़िलाफ़ ये किया, ये किया। अब वो मसला है कि आपने जो चीज़ मांगी नहीं, जिसने पीटीआई ने वो मांगी नहीं, तो वो उसको दे दी गई। ये सवाल तो बनेंगे। सही है। और इसके जवाबात भी हमें नज़र आ रहे हैं कि एक चीज़ से ली जाती है, जिसका हक है उसको दे दिया जाता है। या तो आप मांगे या आप दोबारा उनसे वो कर देंगे कि हमको दिया जाए, वो दे दिया जाएगा। ये इतना बड़ा क्रॉस नहीं है ये। जी आप क्या कहना चाहते हैं? अब मुझे ही बता दें, अब अगले मरहले में, क्योंकि अब ये रिजर्व सीट्स के बाद हुकूमत कहीं ना कहीं ये महसूस करिए कि उनकी पोजीशन बड़ी कमजोर है। एग्रीड। पार्लियामान में जब ये रिजर्व सीट भी आ जाएंगी तो तादाद मजीद इजाफा हो जाएगा, फिर वो जो कानून साजी का अमल है उसमें एक बड़ी रुकावट होगी। हुकूमत अब, क्योंकि सदर पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि इस मैटर को पार्लियामान में लाया जाए कि क्या तहरीक इंसाफ बतौर उसको सियासी जमात का कदम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इनके जो लीडरान हैं उसके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई, या फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया इसके ऊपर, इसके खिलाफ बल्कि एक करारदाद पास करनी चाहिए। जब ये सारा कुछ पार्लियामान में जाएगा तो क्या पाकिस्तान का के खिलाफ जो है ना करारदादें पेश नहीं होती, पिटीशन दाखिल की जाती है। करारदाद क्या है? एक बयान है, एक बयानी है, एक सर सियासी तौर पे उसकी पॉइंट स्कोरिंग तो है ना, पॉइंट स्कोरिंग करते रहे, बहुत सारी पॉइंट स्कोरिंग। बट यही तो कह रहा हूं जहांगीर साहब, आप ये सोचें कि हैसियत भी तो है इस मुल्क का क्या मतलब, जब हम बात करते हैं कि आजाद अदलिया की, एक खुद मुख्तार अदलिया की, फिर अदलिया तशख्खुस की, जब एक मुल्क की पार्लियामान ही उसके ऊपर वो प्लेटफॉर्म होता है, उसके बाद कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, सारे फैसले दुनिया भर में वहीं से होते हैं। अब आप उसको आप तजब्जुब में रखेंगे। आज ख्वाजा आसिफ को बयान बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई ये वो उसने उसको ऐसा कह दिया। कल तक जो मुख्तलिफ अंदाज में बड़े ज़बरदस्त भारी अल्फाज से उनको नवाजा जा रहा था। ये बताएं, ये तय करें, कोई समझदार, कोई मोमिनाना बसीरत होती है, एक लीडरशिप होती है, उसकी एक थॉट और डिसीजन होता है। मेरा सवाल ये है कि जब ये सारा मामला फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे डिस्कस होगा, उसमें तकारीर होंगी, उसमें सियासी जमातें अपना अपना रद्द अमल देंगी, फिर तहरीक इंसाफ देगी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारी जमातें जब अपना उसके ऊपर रद्द अमल देंगी, सर ये पाकिस्तान क्या इमेज सामने जाएगा उसके ऊपर? एक बात मैं बता दूं आपको, जैसे ये पार्लियामेंट में जाएगा सबको अपना अपना ख्याल आ जाएगा कि कल
ये जो हम पे गद्दारी भी चल सकती है, हमको जो निकाला भी जा सकता है। और आप हैरान होंगे कि ये जो इसके इस तरह इत्तेहाद है, इनमें से भी सैकड़ों ये बोल रहे होंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और मुखालिफ तो मुखालिफ ही है। ये चल ही नहीं सकती। ये एक बूम बूस्ट पैदा करने के लिए, एक माहौल पैदा करने के लिए, एक जोश खरोश के हम हालत जंग में हैं, हालत जंग का जो रंग देने के लिए इनको खुद भी मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता। जब ये बात हो रही है कि इसका आउटकम इन एनी वे वो डिजाइड नहीं हो सकता, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इदारों की बात आएगी। मैं पार्लियामान की तकद्दुस की बात कर रहा हूं, मैं इदारों की बात कर रहा हूं। सर, ये इदारों का टकराव ये एक अच्छा अमल होगा? भाई, इदारों के टकराव के लिए है कि इदारों के पास अपना कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। सियासी जमात जहां पे होगी वहां एजेंडा तो होगा। सियासी जमात की आप बात कर रहे हैं, इदारों में बहुत सारे आते हैं, स्टेक होल्डर आते हैं। मैं पार्लियामान का भी शामिल कर रहा हूं ना सर। तो पार्लियामेंट को तो आप शामिल कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट तक ये महदूद है। कई चीजें होती हैं, ब्यूरोक्रेसी भी उसमें होती बिल्कुल सही है। बहुत सारी टेक्नोक्रेसी भी होती है, और एस्टेब्लिशमेंट भी की भी मिसालें मौजूद हैं हमारे इसमें। तो आप क्या करें, सभी स्टेक होल्डर, सबसे बड़ी तो अब तक यही नहीं तय हो पाया कि ममलिकत का मफाद क्या है। ममलिकत का मफाद ये है कि आप इधर से उधर गोटे खेलते रहें और चलते रहें और पीटते रहें एक दूसरे के गोटे, और अपनी कामयाबी के जश्न मनाएं। इसको भी कहा जा सकता है कि ये हुकूमत की डिले टैक्टिक है, और हुकूमत अगर ये डिले टैक्टिक में कुछ हद तक कामयाब, डिले टैक्टिक जरूर होगी, यही होता है, उससे लेकिन कुछ नतीजा ऐसा नजर आ रहा है भयानक। खाइए आगे ये डिले टैक्टिक्स के और चक्कर ये में बहुत कुछ लूज कर जाएंगे। लूज जो करेगी हुकूमत करेगी, लूज कर जाएंगे। दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब नहीं कि नया आइन लिख दे। चले एक ये बिल्कुल नई सूरत हाल, ये आप नहीं सुन। अगर लेट सपोज कल को मैं जो भी एज पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, पार्लियामान में हम देखते हैं रिजर्व सीट भी तहरीक इंसाफ को मिल जाती है, एक बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ की है। दूसरा ने हुकूमत के ऊपर वो फॉर्म 45 फॉर्म 47 की तलवार वो लटक रही, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं, जिसकी बहुत सारी सीटें हैं जिनके ऊपर अभी तक हुकूमत अपने फॉर्म 47 फॉर्म 45 पूरी तौर पर सबमिट नहीं कर सकी। अगर ये कुछ रहता है तो ऐसे में हुकूमत कैसे चलेगी? अब आप देखिए, बड़े बड़े फैसले आए, 47 पे फैसला क्यों नहीं आ रहा? उसको पिटीशन जो है कहाँ है? और क्या क्या हमारे चीफ जस्टिस के बारे में कहा जाता है हाई सुप्रीम कोर्ट के कि वो रिटायर्ड हो जाएंगे जब उसको होगा। ये चीजें समझने की है। इसी को केओस कहते हैं, इसी को उलझाव कहते हैं। अब इसको सुलझाव की मैं अगर सर आप कह रहे हैं कि इस है? वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जिनकी मौजूदगी में सारे इलेक्शंस हुए और ये सारा प्रोसेस हुआ, इसको डिले नहीं होना चाहिए था? यू सेइंग दैट ये फैसला हो जाना चाहिए था? पहले से होमवर्क के तौर पर रहना चाहिए था कि गिवन सिचुएशन में हमें इन चीजों का सामना करना पड़ेगा, इनका सामना हम कैसे कर सकेंगे। ऐसा लगता है कि इनके पास, क्योंकि फरवरी में इलेक्शंस हुए ना, फरवरी में इलेक्शंस हुए तो करीब 8-6 माह तो गुजर चुके हैं, 6 माह गुजर चुके हैं, हुकूमत बन चुकी है, उसमें ये तयन नहीं हो सका। छोटी जो ना इन्होंने जीरा रखा हुआ है ऊंट के लिए, छोटी छोटी, जैसे किसी एक सीट के ऊपर भी ये सूरत हाल नहीं है ना जहांगीर साहब, ये तो खुद एक पूरे प्रोसेस के ऊपर सवाल उठा रहा है। जब ये हो जाएगा, जो ये सीटें, जो रिजर्व सीटें, उसका मसला हल हो जाएगा, तो एक सबसे बड़ा मसला है कि सीटें तो आ गई हैं, उनकी सीटें बढ़ भी गई और फिर गैप बहुत कम रह जाएगा। फिर जो है, फिर दूसरी मौलाना फजलुर रहमान जैसे ऐसी 10-20 जमातें हैं जो ये कहती हैं कि फॉर्म 47 का मसला हल किया जाए, और उसके तहत जमात इस्लामी का पूरा धरना इस बुनियाद पे। ठीक हो गया जहांगीर साहब, ये आपने अपना मौका दिया, हमारे प्रोग्राम में अपना वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। जहांगीर साहब, आप स्टूडियो से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान